ऐसा था कि इसको कोई तकलीफ़ हो गई थी मम्मी जी को। लीवर में। तो हम लोग पंजाब चले गए इसके भाई के पास ना। पहले हमारा भाई आया, छोटा वाला चतर, गोल्ड डॉक्टर जो था वो आया, तो वो हमें ले गया अपने घर जीरकपुर में। तो वहाँ पर रहे, करीब 1.5 महीना रहा, दोनों रहे। इसको तकलीफ़ कुछ ज़्यादा हो गई, फिर इनके भाई आए बड़े वाले जो राजपुरे में रहते हैं, वो हमें अपने साथ वहाँ ले गए। वहाँ भी उन्होंने इलाज कराया, ये ठीक नहीं हुई। तो फिर पवन को इत्तला दी दिल्ली में, ये गुड़गांव में रहते थे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ डॉक्टर करूँ। तो फिर मैंने छोटे भाई को राजपुरे से कहा, इसके भाई ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे पवन का फ़ोन आया और आप इनको वहाँ ले जाओ। तो फिर वो आए भाई, मुझे हम दोनों को वहाँ वहाँ जीरकपुर में अपने घर ले आए। तो वहाँ फिर पवन ने फ़ोन करा कि मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही, तो आप इनको बस में बैठा दो दिल्ली वाली में, मैं वहाँ लेने आ जाऊँगा, तो मुझे फ़ोन कर देना कि इतने बजे बस चले। तो इत्तेफाक की बात है कि छोटे भाई का दामाद दिल्ली में सर्विस करता है, ये इसमें हमदर्द में या पता नहीं किसी अच्छा है। तो वो किसी काम से चंडीगढ़ आया हुआ था, आने वाला था। तो वो एक दिन, जिस दिन हम पहुँचे ना, दूसरे दिन वो आ गया। तो बातचीत हुई तो वो कहने लगा मैं 2 दिन के बाद दिल्ली जाऊंगा, तो इनको पवन के पास छोड़ दूंगा। तो फिर हमें ये पवन के पास वो छोड़ा है दिल्ली में। हम पवन के पास है, पवन ने टेस्ट वगैरह करवाए। वो कौन सा अस्पताल था, बालाजी हॉस्पिटल है दिल्ली में, काफ़ी बड़ा था, वहाँ पर करवाया इन्होंने। तो इसके लीवर में तकलीफ़ कुछ ज़्यादा थी, तो वो लोगों ने टेस्ट वगैरह करके फिर इनको कहा कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, पत्थरी थी लीवर के नीचे। तो मैंने पवन को कहा, मैंने कहा इससे पैसे पूछ लो कितना खर्चा होगा। उन्होंने 28-30 हज़ार बताया। तो मैंने कहा ठीक है, हम सोच के 1-2 दिन में आएंगे। फिर पवन तो दवाई वगैरह दी थी दर्द की उससे। तो उसके बाद भाई का फ़ोन आया कि मैंने देहरादून में जो कर्नल भाई है ना, इनको फ़ोन किया है, तो आप उनसे बात करो। तो मैंने फिर रात को 8 बजे के करीब फ़ोन किया, कुछ दिनों के बाद की बात है। तो भाई को कहा मैंने कि ऐसी ऐसी बात है भाई, यहाँ टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो इसकी पत्थरी का ऑपरेशन है और इतने पैसे। तो उसने कहा आप बिल्कुल सोचो मत। और पवन कहाँ है? मैंने कहा वो तो ड्यूटी पे गया हुआ, सुबह 7 बजे आएगा। कहने लगे अच्छा, सुबह आए तो आप उसको बोल दो आपको बस में बिठा के सीधे मेरे पास आ जाओ, मैं सब इंतज़ाम कर दूंगा, ऑपरेशन भी सब जो कुछ भी है, मेरे डॉक्टर मिल जाए। तो पवन आया, जिसको कहा मैंने, इसने फिर बस में बिठा दिया हमको, दिल्ली देहरादून आ गए। दोबारा देहरादून आए। करीब 1.5-2 महीने हम इधर उधर घूमते रहे, पंजाब और दिल्ली वगैरह। तो भाई के पास आए, भाई ने वो सारी रिपोर्टें देखी। शाम को 5 बजे पहुंच गए थे रात। कह ठीक है सुबह मैं रिपोर्टें दिखाऊंगा। फिर डॉक्टर को उसके संबंधी जो उसकी लड़की के ससुर है ना, सास, वो भी डॉक्टर थी वहाँ, पहले दिल्ली में थे फिर वहाँ। तो उन लोगों को भी सलाह करी। तो फिर एक अच्छा डॉक्टर था, बहुत मशहूर था, उसके टाइम लेके, तारीख लेके हम 2 दिन बाद गए वहाँ। फिर ऑपरेशन हुआ इसका, तो वहाँ 18,000 रुपये लग गया उसका, भाई का। वो भाई ने दिया, मैं सब कुछ उसी ने करा। और वो भाई, इतना मैं आपको बताऊं कि हम 11 बजे पहुँच गए थे अस्पताल में। 11 बजे से वो डॉक्टर ऐसा था कि सुबह 8 बजे आता था और 12 बजे तक ऑपरेशन करता था। और उसके बाद 2 घंटे वो उसमें बैठता था मरीज़ों को देखने के लिए। फिर 2 बजे से बाद 4 बजे, 2 बजे के बाद घर चला जाता था, 4 बजे आता था, फिर दूसरा ऑपरेशन। तो इसका नंबर शाम को आया। तो ऑपरेशन, मुझे कहने लगा भाई वो बरामदे में कुर्सियाँ बिछी थी वहाँ के, आप यहाँ बैठ जाओ और बिल्कुल चिंता ना करो, सब ठीक है, मैं जानूँ मेरा। तो फिर ऑपरेशन हुआ इसका।
और जब इसको ऊपर ले गए कमरे में तो भाई आया कि ऑपरेशन हो गया, चलो। फिर सुबह से 11 बजे से लेके मियाँ बीवी दोनों, वो मेरे भाई भाभी वहीं रहे अस्पताल में, बिल्कुल नहीं गए। फिर ऋषिकेश में एक लड़का रहता है सरदार, सिख बना हुआ, वो गुरुद्वारे में काम करता है, ऋषिकेश में सेवा करता है। हेमकुंड साहब गुरुद्वारा बहुत मशहूर है, ऊपर गुरु गोबिंद साहब का ऊपर गोबिंद घाट उत्तरकाशी वगैरह में ऊपर है। यात्रा चलती है उसकी मई से लेके और अक्टूबर तक, क्योंकि फिर बर्फ़ पड़ जाती है। तो मेरा कहना कि वो फिर वो भी आया हुआ था भाई लड़का, उसने भी देखा, उसने फिर ये ठीक हो गई, 1 महीना हम उसके पास रहे, भाई के पास। तो फिर वो कहने लगा तुम मेरे पास आ जाओ, ऋषिकेश गुरुद्वारे में जगह बहुत है, यहाँ पब्लिक आती जाती है, आपका दिल भी लगा रहेगा। तो मैंने भाई को कहा, मैंने कहा ऐसे वो लड़का कह रहा है कि कोई बात नहीं, आप जाओ, अगर वहाँ दिल न लगे फिर आ जाना, ये अपना घर है, यहाँ देहरादून में कमी नहीं। फिर हम गए वहाँ, हमारा दिल लग गया। तो हम उसके साथ 4 साल रहे। अच्छा। ऋषिकेश में 4 साल करीब रहे। तो फिर पमन आया शादी के लिए, इनकी बातचीत हुई। तो अब भाई मेरा तो इतना तजर्बा नहीं है साहब में, तो मैं तो किसी का सहारा हो तो करता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं करता। मेरे को कोई, मैं डरता हूँ कि मेरे से कोई गलत बात मुंह से ना निकले। अब इनका रिश्ता हो गया था, बातचीत हुई, तो मैंने इसको भाई के पास भेज दिया और भाई को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा आप बातचीत करो, मेरे को तो बातचीत करनी आती नहीं है। फिर भाई ने उन्होंने बातचीत करी, तय हुआ सब। तो उन्होंने, भाई ने उनसे सब, उसी ने शादी करवाई। मैं तो सिर्फ साथ में एक। तो शादी के बाद फिर, शादी से पहले ही कह रहा था पमन ने, ये कमरे ले रखे थे इसने यहाँ से, इसने कहा था मेरी शादी हो जाएगी तो मैं आपको अपने पास वहाँ रखूँगा, कमरा ले लिया। तो शादी के बाद भी फिर 3-4 महीने, ये आए थे होली वाले दिन 2015 में, होली के दिन आए थे। तो वहाँ पर बातचीत हुई, तो कहने लगा मैं टिकट भेजूँगा, आप आ जाना। तो फिर इन्होंने, पमन ने टिकट भेजा, दोनों ने टिकट भेजे। फिर इन्हें मम्मी ने वहाँ पर दिल्ली में, हाँ, इनको कहा कि वो आ जाएंगे आपको लेने के लिए। तो रुचिरा की मम्मी और उनको आ गए, तो वो हमें अपने घर ले गए। बुकिंग थी रात को, उन्होंने शाम को स्टेशन पे हमें बस के गाड़ी में बैठा दिया, यहाँ पर उतरे, यहाँ लेने आ गए। अच्छा। तो फिर ये मेरा ख्याल 2015 जून की बात है। अब बैंगलोर आ गए थे। हाँ। अच्छा। फिर मीरपुर पहुंचती है। फिर मीरपुर से जो पार्टीशन का रूट आपने लिया था, जब आप जंगल से भाग रहे थे, जब गदर हुआ था और आप भाग रहे थे सब लोग ना, तो उस रूट में फिर मीरपुर से फिर जम्मू की तरफ, मीरपुर से जंगल में आए थे ना, पहाड़ों से उतर के। सड़क के रास्ते तो आए नहीं, आपको बताया ना कि सड़क के रास्ते जो गए थे वो सब पकड़े गए थे, आगे कबालियों ने पकड़ लिए थे। तो हम लोग पहाड़ियों पे चढ़ के, जितने भी चढ़ते भी, जिसमें बच्चे, औरतें, लड़के, सब बड़े बूढ़े सब थे, ये पहाड़ियों पे चढ़ के 2 दिन बाद जंगल में पहुँचे थे। जंगल में हिंदुस्तानी फौज थी, इन्हें हल्ट करा रखा था। इलाके का नाम क्या था? जंगड़ वो नाम था जगह का? हाँ, जंगल नाम था। चारों तरफ से पहाड़ थे, बिल्कुल सेंटर में। वहाँ हमारे गुरुजी की समाधि भी है, भीरम शाह की। अच्छा। तो वहाँ पर आए, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि हमें वहाँ निकले तो हमें ये नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ है, मत, वो तो हम जंगल में ही आके मिले। और गणेश जो मेरे ताया जी का लड़का था, जो हाँ, तो वो मिला, जो मुझे पिताजी की कैंप में था, वहाँ ले गया। हम माता जी नीचे बैठे थे, एक भाई आया हुआ था, एक आया नहीं, फिर वो भी आ गया। तो कहने का मतलब कि वहाँ से फिर कानवाई चली थी, फिर जम्मू आए हम। जम्मू पिताजी अस्पताल में थे। फिर वहाँ से ये ठीक हो गए, तो इन लोगों ने कहा कि हम हिंदुस्तान जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे जब तक हमारा मीरपुर आज़ाद नहीं होगा। मैं जम्मू में नहीं रहूँगा, ना आया ना वहाँ गए।
और ना ही कुछ दिया उस गवर्नमेंट ने हमें और ना ही हमने उनसे लिया। कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला? बिल्कुल नहीं, एक इतनी बार जगह नहीं दी हमें गवर्नमेंट ने और ना ही कोई पैसे दिए। अब ऐलान कर रही है कि 5 लाख देंगे। उधर महबूबा हैं मिनिस्टर, मेरे सचिव हैं, उन लोगों ने ऐलान किया पिछले महीने, पता नहीं सुना था, अखबार में भी पढ़ा था, भाई भी कह रहा था जो वो 5 लाख देंगे फी परिवार को। अरे 70 साल गुजर गए, अब 5 लाख अब कौन लेगा? बाकी देखो क्या होता है। अब जो कुछ भी हमने यहाँ बनाया, हमने दुख उठाए, मैंने आपको बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी हम लोगों ने। मेरे पिताजी का, हम लोगों का पिताजी का मतलब हाथ हमारे ऊपर था और वो भी यही कहते थे, शुरू से यही कहते आ रहे कि जिसने पैदा किया है वो देगा। जब इतनी बड़ी गोलियों में से शायद ही कोई परिवार का इतने मेंबर बच के आए हों, शायद ही कोई परिवार हो, तो मेरे परिवार ने उसको बचाया। मेरे 4 बेटे मुझे दे दिए और मुझे क्या चाहिए? अगर मारना होता हम लोगों को तो वहीं मार देते, यहाँ ना आने देते जम्मू में, और आगे भी हम जाएंगे तो ज़िंदा ही रखेंगे अगर मारना होता तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए हम हिंदुस्तान आए थे। अब हिंदुस्तान में भी मेरे को ये जो एक बात और थी, आगरे में ना एक मेरे को वो टाइफाइड भी हो गया था एक दफ़ा, दोबारा हुआ था। तो जब मैं 13 साढ़े 13 साल के करीब था, पिताजी दुकान ही करते थे, वो टाइफाइड हुआ तो मैं पागल हो गया था। ऐसे हो गया था कि मैं मीर पर चिल्लाता था और अपने जैसे था जाता था, भाग जाता था उठ के, लोग फिर घर वाले पकड़ के लाते थे मेरे को, उठाते थे। जब मासी से हमने अलहदा मकान ले लिया था जबकि, तो उस दिन की बात है कि मेरा इलाज भी पिताजी ने कराया, मैं ठीक नहीं हुआ वहाँ पर। तो इत्तेफाक की बात है कि मेरे माताजी के मासी का लड़का जो एयरफोर्स में सार्जेंट था ना, उसकी शादी होने वाली थी। तो उसकी शादी में उसके सारे भाई आए थे। तो इनका सबसे बड़ा भाई कैप्टन अमरनाथ छिब्बर, बख्शी अमरनाथ छिब्बर कैप्टन था, डॉक्टर था वो भी आया हुआ था। उसको जब पता चला तो उसने देखा कि मेरे को, ये पिताजी बता रहे थे मेरे को, मुझे तो कोई होश नहीं देखा। तो फिर उसने बाज़ार से अंग्रेज़ी दवाई कोई ले ला के मुझे दी और मैं 4-5 दिन के बाद ठीक हो गया। तो मुझे होश आ गया, लेकिन कमज़ोरी ऐसी थी कि मैं उठ नहीं सकता था। तो पिताजी दुकान पर जाने लगे ना सुबह एक दिन, तो मैंने कहा मैं भी दुकान पर जाऊंगा। तो कहने लगे तेरे से चला नहीं जाता, तू कैसे जाएगा? 13.5 साल की उम्र थी मेरी। तो पिताजी ने मुझे कंधे पर रखा, 1 फरलांग 1.5 फरलांग दुकान थी घर से, दुकान में लाए और अंदर मुझे उन्होंने छोटी सी चादर वहाँ पर तो फिर आस्ता मैं ठीक हो गया। फिर जब ठीक हो गया तो मैं काम करने लगा थोड़ा, वो दुकान फेल हो गई, इतना सोना था सब खा गए। माता जी ले आए थे बाई चांस 9 तोले के कड़े, 2 हार कांटे, जो सब बेच दिया आगरे में। जब बिल्कुल कंगाल हो गए, जब हाथ छोड़े, फिर वो SDO था, उसने MES में भर्ती करवाई थी इसकी पिताजी को। तो जब से हमने थोड़ा सा लेवल में चले गए, फिर मैं भी कमा लेता था 1.5-2 रुपये, ज़्यादा नहीं साइकिल का काम मैं थोड़ा सा रहता था। तो कह रहा हम भाइयों ने बहुत मदद करी अपने पिताजी की, बिल्कुल, और उनके सामने बिल्कुल कोई बात नहीं। तो पापा जी ये बताइए कि जब पार्टीशन हुआ था तब आपको कैसा लगा था? आपने मुझे बताया है, लेकिन अब इतने साल बाद जब आप सोचते हो कि उस समय में ये सब हुआ, तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने कुछ अलग तरीके से करवाना चाहिए था या कुछ अलग होना चाहिए था? देखिए गुस्सा तो बहुत है, इतना गुस्सा है कि बुज़ुर्गों से बात सुनी हमने और देखी भी। उस टाइम हमें लड़ाई झगड़े क्या होते हैं, देश विदेश क्या होते हैं, हमें इतना चीज़ का, लेकिन वो सीन तो याद है ना। जैसे पिक्चर देख के आदमी आता है तो वो पता है कि फ़लानी जगह फ़लानी टाइम पे क्या हुआ, फ़लानी टाइम पे, तो अब वो सीन दिमाग में घुसे हुए हैं सारे। और वो सीन जब दिमाग में आते हैं, सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ हुई है, तो अब हमें उसका ज्ञान, उस टाइम हमें ज्ञान नहीं था। अब ये हिंदुस्तानी
किसका कसूर बताएं अब आपको कि ये जहाँ पहाड़ी से उतर के हम आए वहाँ फ़ौज ही फ़ौज थी हिंदुस्तान की, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनको क्यों हल्ट कराया इन लोगों ने? इन लोगों ने जान के मीरपुर को पाकिस्तान को दिया है, जैसे देते हैं ना खुद। और हम लोगों को, पब्लिक को, जितने भी हमारे थे, इन लोगों को उल्लू बनाया गया। और मुझे तो कई दफ़ा दुख होता है कि पंजाब जब पाकिस्तान बना ना, तो कई फैमिलियाँ मीरपुर में आ गई अपने जान बचाने के लिए कि हम महफूज रहेंगे यहाँ पर ना, क्योंकि ये रियासत है, ये तो पाकिस्तान नहीं बना, ये पाकिस्तान। और वो बेचारे सारे वहाँ आके मारे गए और लूट। कई जम्मू में आ गए, वो तो कुछ बच गए, और जो हिंदुस्तान में आ गए अमृतसर साइड से, वो भी बच गए। नुकसान तो इनका भी बहुत हुआ है, पर इतना नहीं हुआ जितना हमारा। तो हमें वहाँ भी दुख होता है कि मीरपुर में जेलम की साइड से कई फैमिलियाँ आई हैं सामान लेके अपना, कि हम यहाँ पर जिंदा, लेकिन नहीं। लेकिन जब अब देखो कि जब एक दूसरी कौम पाकिस्तान जा रही है और सारा मीरपुर खाली कर दिया, तो इन लोगों को भी चाहिए कि सिखों ने, हिंदुओं ने कहा कि हमें भी जम्मू जाने दो, हिंदुस्तान में जाने दो, मीरपुर को हम भी खाली कर देंगे, हम क्या करेंगे, ये गलत कुछ हो रहा है हमारे साथ जो। लेकिन वो लोग नहीं माने, जो वज़ीर था वहाँ मीरपुर में, जो जितने थे उन लोगों को। और ये तो क्योंकि हरि सिंह जो हमारे राजा महाराजा थे, ये तो पहले हिंदुस्तान को दे चुके थे श्रीनगर और कश्मीर, जम्मू सब, कि हमारी रियासत अब तुम्हारे हवाले है। तो हिंदुस्तानी फ़ौजें भी पहुंच गई, तो फिर मीरपुर को इन लोगों ने क्यों नहीं दिया? वहाँ से सिर्फ थोड़ी दूर ही मीरपुर था जंगल से, वहाँ हल्ट कराया, सीज़ फायर करवा दिया। वहाँ के जनरल भी कह रहा था कि ये लोग क्या करते हैं, क्या पर मीरपुर हमें आर्डर दें, हम कुछ घंटों में मीरपुर पहुँच जाएंगे। लेकिन नहीं आने दिया इन लोगों ने, कबायलियों को आगे करके, पाकिस्तानी फ़ौज ने कबायलियों को आगे करके, भाई तुम लूटो जगह हमारी, जैसे ये कमरा है, मकान है, तो हमला करा, ये जितना भी सामान लूट के कबायली ले गए, मार कूट के, और आदमियों को भी ले गए गुलाम बना के, और मकान पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया। ये हाल हुआ उस टाइम।